नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। प्रदेश में इन दिनों तीरथ सरकार हर रोज नए नए फैसले ले रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने होली से ठीक पहले अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को एक नई और अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल विकास कार्यों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने सभी 13 जिलों के प्रभारी मंत्री बना दिए हैं, जो जिलों में चल रही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अधिकारियों और जनता के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। साथ ही आम जनता भी इन प्रभारी मंत्रियों से विकास कार्यों को लेकर शिकायत कर सकती है। तो वहीं 2022 चुनाव से पहले प्रभारी मंत्री बनाए गए 8 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पर न केवल सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि चुनाव के दौरान भी जिलों में फैली विधानसभा सीटों को लेकर भी इनका रोल काफी अहम होगा, क्योंकि विकास कार्यों की आपको बता दें कि कमजोर स्थिति में इसका खामियाजा 2022 के चुनाव के नतीजों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने जिला स्तर पर और जमीनी स्तर पर विकास को तेज गति देने के लिए प्रदेश सरकार के सभी 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी मनोनीत किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वे जिला नियोजन अनुश्रवण समिति और विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। और अभी हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी श्री दुष्यंत जी भी देहरादून आए थे और उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की है। तो सरकार जो है वो जमीनी स्तर तक विकास को तेजी से ले जाने के प्रति पूरी तरह गंभीर है और इस प्रक्रिया में जो माननीय मंत्रीगण प्रभारी बनाए गए हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हालांकि अभी कोरोना से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अभी क्वारंटाइन की स्थिति में, लेकिन उसके बाद भी अपने कार्य वो कह सकते हैं लगे हुए हैं लगातार, क्योंकि 10 महीने ही हैं उनके पास में अपने सभी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब तीरथ सिंह रावत सत्ता में आए तो उन्होंने लगातार काम की बागडोर संभाली और लगातार वो जनता के बीच रहे, जिसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव भी हो गए और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में ही रखा गया। उनके घर पर ही डॉक्टर उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पर भी अपने जो शासकीय काम है वो निपटाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं वो तो एक पहल है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सभी मंत्रियों को अब एक नया जिम्मा सौंपा है, क्योंकि 13 जो जिले हैं उत्तराखंड में, तमाम 13 जिलों में एक समन्वय बना रहे, क्योंकि 2022 के जो इलेक्शन है उस पर सरकार का एक समन्वय बने लोगों के साथ, और क्योंकि 2022 को जीतने का जो लक्ष्य है वो उनका पूरा हो, तो इसके लिहाज से उन्होंने 13 जिलों में अलग अलग मंत्रियों को रखा है ताकि वो जाएं और अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की वो गिनाएं और साथ ही लोगों से समन्वय बनाए कि सरकार किस तरह से काम कर रहा है और क्या कुछ बेहतर रिजल्ट उसके आ रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आएंगी, क्या उनको लाभ मिल पा रहा है, क्या लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जो अधिकारी हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि उनको जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से कितने लोगों तक वो योजनाएं पहुंची हैं। तो तमाम समीकरणों पर बात होगी, जब उनका फायदा उनको पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर इसको फायदा मिलने के जो पूरे आसार है वो देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में जो ये टीम बनाई गई है, टीम 11, जो कि 13 जिलों में अपनी नजर रखेगी। उमंग, बिल्कुल विशाल, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस प्रकार से तीरथ सिंह रावत ने इन मंत्रियों की टीम तो बनाई है, साथ ही साथ उसमें उन्होंने ये चीज़ भी उल्लेखित की है कि जनता को किसी भी कार्य योजना से या फिर सरकार के किसी भी योजना से अगर उन्हें कोई परेशानी है या उनके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो शिकायत भी कर सकते हैं और इन्हीं मंत्रियों से शिकायत करेंगे। और इन मंत्रियों की, प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वो कार्य या जो भी जनता की शिकायत है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। यानी कि साफ है, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर यह आरोप विपक्ष लगाता था कि जनता के बीच में धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, लोगों के पेंडिंग कार्य पूरे नहीं हो रहे, शायद उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्य योजना तैयार की गई है। विशाल,
अब बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि शुरू से ही जो तीरथ सिंह रावत का अंदाज रहा है वो बेहद ही अलग रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी बागडोर संभाली और सुबह से लेकर के रात तक उन्होंने जनता को समय दिया। लेकिन जो उनका समन्वय है वो चाहते हैं कि उनके मंत्रियों का भी ऐसा ही बना रहे, क्योंकि 2022 के इलेक्शन सर पर हैं, उससे पहले 2 उपचुनाव होने हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो चलनी है, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो या चाहे वो फिर चारधाम यात्रा हो, क्यों तो उसमें एक समन्वय बना रहे सरकार का लोगों के साथ, जो क्योंकि जनता है और 2022 में ताकि एक समन्वय अच्छा पैदा होगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार को आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं भारी चीज़ें मिलेंगी। और इसी के लिए उन्होंने अपनी टीम को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी है ताकि वो जिलों में जाए, समन्वय बनाए अधिकारियों से और लोगों से, ताकि एक दूसरे की चीज़ों को समझा जाए। क्योंकि जिस तरह से योजनाएं तो बहुत हैं, एक के बाद एक कई योजनाएं यहाँ पर चला रखी हैं सरकार ने, लेकिन उनका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है और जो लाभ मिल रहा है उससे कितने संतुष्ट वो लोग हैं, या फिर अगर उनको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसको वो आकर के बताएं अधिकारियों से, या फिर अब जिस तरह से मंत्री जाएंगे तो उनके सामने जब वो बात आएगी फिर वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सीएम को प्रेरित करेंगे, जिसके बाद सीएम संज्ञान लेंगे लगातार। तो सीएम की मॉनिटरिंग लगातार इस पर रहेगी और मंत्री अपना दौरा करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे ताकि 2022 में ये अच्छी सीटें जो हैं वो हासिल कर सकें। उमंग सही, और कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि बीमार होते हुए भी जिस प्रकार से तीरथ सिंह रावत लगातार वो कार्य कर रहे हैं और जनता से किए गए जो वादे हैं, जो सरकार की या केंद्र सरकार की ये योजना है, उन्हें लगातार उन्हें पूरा करना है, उस काम में वो लगे हुए, वाकई ये काबिल तारीफ है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिस उत्तराखंड सरकार ने होली समेत दूसरे आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सरकार ने बिंदुवार कुल 12 विषय रखे हैं, जिसमें प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने की गुजारिश भी की गई है। तो वहीं होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर 50% व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों में ही होली मनाने के भी इस गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में होली मिलन स्थल पर 50% तक ही कैपेसिटी के लिहाज से लोगों की मौजूदगी के लिए कहा गया है। समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और तमाम दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं भी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड का एक बार 2020 में बिल्कुल एक अज्ञात शत्रु के साथ हम लोग सब रह रहे थे और बड़ा एक समय ऐसा भी आया जब बिल्कुल कोविड पीक पे चला गया और एक दौर फिर 2021 में ऐसा आया कि जो वो पीक था वो समापन की ओर गया। लेकिन हम पुनः फिर देख रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है। तो ये आवश्यक हो गया था सरकार के लिए कि इस होली या ऐसे हमारे जो भी आगे के कार्यक्रम हों उसमें जो है किस प्रकार से कोविड को मद्देनजर रखते हुए एसओपी जारी की जाए। तो सरकार ने होली के दौरान में एसओपी जारी की है, जिसमें सरकार अपनी ओर से कोशिश में है कि किसी भी तरीके से कोविड का जो है प्रचार प्रसार या प्रसार उसको न मिलने पाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी शाहनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सरकार के द्वारा होली के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं और लोगों में कहीं ना कहीं पहले ये डर था कि क्या हम इस बार भी होली का त्योहार ढंग से मना पाएंगे या नहीं, लेकिन लोगों के इस डर को थोड़ा कम करते हुए सरकार ने साफ कह दिया कि आप होली का त्योहार मना सकते हैं, समारोह का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 50% की कैपेसिटी का ध्यान रखना होगा, कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। साक्षी, बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस दी हैं जिसके मुताबिक जब होली का दहन होती है और उसकी क्षमता के हिसाब से जितने लोगों की क्षमता वहाँ पे मौजूद होती है उसके हिसाब से सिर्फ 50% लोगों की ही अनुमति जो है वो दी गई है। इसी के साथ जो भी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे वो 60 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए और 10 वर्ष से जो है कम नहीं होने चाहिए और जो भी अगर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो भी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए इसके तहत।
वहीं सरकार ने ये भी गाइडलाइन दी है कि लोग जो है अपने घर पर ही होली मनाएं और घर पर ही सुरक्षित होली मनाएं और बाहर जाने के लिए जो है अनुमति ज़्यादा सरकार के द्वारा नहीं मिली गई है। इसी के साथ देखा जा सकता है कि जो भी लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो उसके तहत प्रशासन के अलग अलग व्यक्ति जो है होली के दिन भी मौजूद रहेंगे, जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे किसी भी तरीके का जो है अमन शांति भंग ना हो और किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग या जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन जो है ना हो पाए। जी बिल्कुल साक्षी, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सरकार की तरफ से समारोह के आयोजन की भी बात कहीं ना कहीं कही गई है, हालांकि वो उस समारोह के अंदर सिर्फ 50% ही लोगों को आने की अनुमति है और कोरोना के गाइडलाइन के भी पूरी तरीके से पालन करने। तो जानना चाहेंगे इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, क्या अब उन आयोजकों द्वारा भी होली का समारोह मनाने की तैयारी कर ली गई है? बिल्कुल उमंग, देखिए जो भी आयोजक हैं जिनकी तरफ से ये प्रोग्राम जो अलग अलग डिसाइड होते हैं उसके तहत जो है अब गाइडलाइंस के हिसाब से ही सब चीज़ों का पालन करने के लिए अनुमति दी गई है। ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी गई है और जो भी लोग मौजूद होंगे वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ में जो हैंड सैनिटाइजेशन है उसका भी पालन करना जो है वो अनिवार्य होगा। और इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि जो मिठाइयाँ होती हैं और मिठाइयों का क्योंकि जो चलन है होली के समय, तो वो मिठाइयाँ जो है इस सीधे तरीके से जो है आप उसका सेवन नहीं कर सकते और अगर बहुत ज़रूरी है मिठाइयों का सेवन करना तो वो आप डिस्पोजेबल के ज़रिए जो है इसका सेवन कर पाएंगे ताकि किसी भी संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़े ना और कोई भी जो खतरे का आसार है वो इस होली पे जो है कोरोना का ना पड़े। जी बिल्कुल साक्षी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से अब ये निर्देश कर दिया गया है कि होली का समारोह आप मना सकते हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, अपने घर के अंदर ही अपने घर के आसपास ही होलिका दहन की तैयारी करें और अगर कोई समारोह का आयोजन करना भी चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन 50% कैपेसिटी ही उसके अंदर होनी चाहिए और कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए अधिकारी लगातार हरिद्वार में कैंप कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को चेंजिंग रूम और महिला पोस्टिंग को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने महाकुंभ के दौरान बनने वाले 1000 बेड के हॉस्पिटल को लेकर भी कहा कि फिलहाल हमने 500 बेड का बेस हॉस्पिटल बनाया है, साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूधाधारी हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे कि कुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार सरकार और प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी तरीके से बखूबी रूप से की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इसके ऊपर? देखिए मैम, क्योंकि 1 अप्रैल से कुंभ का विधिवत आयोजन यहाँ पर होना है तो इसी को लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो रोज करीब रोज यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आते हैं। इसी क्रम में आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी सीसीआर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले कुंभ अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। सबसे पहले वो हर की पौड़ी पहुंचे। हर की पौड़ी पहुंचकर जो कुंभ की तैयारियां हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने किया है। हर की पौड़ी पर निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव सीधे मीडिया सेंटर पहुंचे। तो कुंभ के इतिहास में इतना अच्छा मीडिया सेंटर बनाया गया है जो पहले नहीं बना है। इस बार बहुत बढ़िया मीडिया सेंटर यहाँ पर कुंभ की कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया है। उसका निरीक्षण यहाँ पर मुख्य सचिव ने किया है। उसके साथ साथ जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी मेलाधिकारी दीपक रावत के साथ और कमिश्नर रविनाथ रमन के साथ आईजी संजय गुंजाल के साथ यहाँ पर किया गया है। तो फिलहाल यदि तैयारियों की बात करें तो तैयारियों से मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए और उन्होंने जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी पीठ की थपथपाई, साथ ही साथ ये भी कहा कि क्योंकि राज्य सरकार का उद्देश्य भव्य दिव्य के साथ सुरक्षित कुंभ करना है तो इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है, कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही जो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करेंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो फिलहाल मुख्य सचिव यहाँ पर जो स्थलीय निरीक्षण करने आए थे कुंभ कार्यों का, वो मुख्य सचिव यहाँ पर फिलहाल संतुष्ट दिखाई दिए हैं। उन्होंने मेला प्रशासन की पीठ की थपथपाई है।
जी उमंग। जी बिल्कुल रुपेश, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार ये भी देखा जा रहा है, जो पहले 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि अभी 500 बेड का हॉस्पिटल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और कई अन्य हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने की भी तैयारी है। इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है? देखिए फिलहाल जिला और मेला प्रशासन द्वारा जो कुछ होटल हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। वो आइसोलेट, वहां पर जो यदि कोरोना जांच में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था वहां पर रहेगी। तो साथ ही साथ मेला अस्पताल है, जिला अस्पताल है, इसके साथ साथ एक बेस चिकित्सालय यहाँ पर बनाया गया है जो 500 बेड का चिकित्सालय है। उसके साथ साथ बीएचएल क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है उन्हें भी अधिग्रहित कर लिया गया है। कुंभ के दौरान ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। राज्य सरकार का और मेला प्रशासन का यही मानना है कि कुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इसलिए जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ जो यदि आरटीपीसीआर नेगेटिव की रिपोर्ट कोई लेकर आता है तो कुंभ में आने की उसे बिल्कुल अनिवार्यता की गई है। कुंभ में वो बेरोक टोक आ सकता है। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का भी निरीक्षण यहाँ पर मुख्य सचिव ने किया है, जिसे मुख्य सचिव वाकई संतुष्ट नजर आए। जी उमंग। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रंगों के त्योहार होली के पर्व में अब एक दिन शेष रह गया है। ऐसे में बाजारों में होली की रौनक भी देखने को मिल रही है। होली के रंग और पिचकारियों से दुकानें सज चुकी हैं। हालांकि इस साल कोरोना के चलते बाजारों में लोगों की चहल पहल थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। तो वहीं होली पर क्या कुछ है राजधानी देहरादून के बाजारों का हाल, जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी सहानी ने। होली का त्योहार है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम दुकानों में रंग जो है सजने शुरू हो चुके हैं और रंग सज भी चुके हैं। हमारे साथ ये व्यापारी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? गुलाबचंद जी, ये बताइए, ये जो आपने सारे गुलाल यहाँ पे लगाए हैं, क्या क्या रेट इनके निर्धारित करें आप? इसके रेट है, आप किलो लोगे 100 रुपये लगेगा, उससे कम पैकेट लोगे एक एक पाव का 30 रुपये पाव है, 70 ग्राम 10 रुपये का है, 150 ग्राम। और जैसे थोक की हमारा जाता है 380 रुपये करीब, 5 किलो का रेट है। बेचने के लिए छोटे दुकानदार ले जाते हैं। अगर बात करें गुलाबचंद जी, तो आजकल चलन चल रखा है इको फ्रेंडली कलर का, तो ऐसे भी कोई कलर आपके दुकान पे मौजूद हैं? अब ये जैसे आप समझ लो कि खाने पीने की चीज़ घर की, वैसे अपने हाथ का घर का बनाया हुआ रंग आरा रोड का शुद्ध कलर होता है। बाजार वाले हैं, कंपनी वाले, वो एसिड से चढ़ाए जाते हैं। ये पानी से हम मिलाते हैं मीठा कलर, और ये मुलायम होता है और ठंडा होता है, चेहरे पे नुकसान नहीं पहुंचाता, और ना खाने पीने के साथ अगर पेट में भी चला गया तो कोई शिकायत नहीं होनी है। ये आयुर्वेदिक कलर इसका नाम बोला गया है, सब ने पास किया है और दूर दूर से लोग आते हैं। ये भी कहते हैं बात तक कि हमको बधाई देते हैं कि आपका रंग बढ़िया था, और रेट की तो बात ही मत करो क्योंकि खुद बनाते हैं तो इसलिए सस्ता पड़ता है। अगर यही आरा रोड का रंग हम बनवाएं या लेके आएँ तो बहुत महंगा पड़े। अपने हाथ से तैयार करते हैं और हर साल आते हैं प्रतापगढ़ से, हम होली करते हैं, फिर मेला लगता है, मेला लगाते हैं। ये तो रही दुकानदार की बात। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, आज आप कलर लेने आए हैं और कलर में क्योंकि अब कोरोना भी है तो ऐसे में देखभाल की जो है चीज़ें लेनी है, तो क्या लगता है, क्या यहाँ पे रंग लेने हैं, क्या खासियत है? नहीं, क्या नाम है, यहाँ के जो है शेप, अगर रंग बिकता है मतलब पैकिंग में तो वो तो शेप है, और खुले में थोड़ा खतरा है कि खुला नहीं लेना चाहिए। पैकेट में पाउच में यह है कि वो हाथ जो है वो सैनिटाइज भी हो जाएगा पैकेट, लेकिन खुला नहीं हो सकता, इसलिए खुला लेना हमारे समझ से बाहर है। लो तो पैकेट लो, पैकेट तो सैनिटाइज भी घर ले जाकर कर सकते हो।
जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो चाइनीज सामान है उसका बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम दुकानें जो हैं सज रखी हैं और तमाम दुकानों में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रंग के, अलग अलग वैरायटी के कलर। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अच्छा भाई साहब, ये आपने रंग यहाँ पे जोड़ रखे हैं, ये कोई पत्थर जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये कानपुर का रंग है, बहुत बढ़िया रंग होता है। क्या बोलते हैं इसे? गुलाबी, अच्छा, हरा। क्या खासियत है इन रंगों की? ये रंग में कभी रेत, बालू, मिट्टी ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। देखा आपने जिस तरीके से अलग अलग रंग की जो वैरायटी है वो यहाँ पे सजी हुई आपको दिखेगी। साथ में इन्होंने अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग पैकेट भी जो हैं वो बनाए हुए हैं और अब देखा जा सकता है कि अलग अलग रंग जो हैं अलग अलग जगह पे जो है रखे गए हैं और साथ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपनी दुकानें जो हैं सजा रखी हैं और कहीं ना कहीं व्यापारी भी अब खुश है, क्योंकि देखा जा सकता है कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से जो है अब एकदम जो कोरोना का काल था, जिस समय व्यापारियों ने बहुत भारी नुकसान झेला और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है स्मॉल स्केल वर्कर्स ने, यानी छोटे जो उद्योग करते हैं छोटी चीज़ों का, उन्होंने झेला। तो देखा जा सकता है कि ये होली से बड़ी सारी उपेक्षा थी, लेकिन कोरोना की लहर फिर से चली तो उसकी मार जो है देखने को मिल रही है। ये बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि लॉकडाउन लगा था तो कहीं ना कहीं जेब में जो है जनमानस के फर्क पड़ा था, अब होली है, आपने दुकान सजा रखी है, लोग आ रहे हैं ग्राहकी करने, तो क्या मुनाफा हो रहा है? मुनाफा क्या हो रहा है जी, बहुत कम चल रहा है। हाँ, मामूली चल रहा है। जैसा आपने सुना कि अभी भी जो है असर देखने को बाजार में मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि होली के आने के बावजूद भी अब जेब में जो है जो असर पड़ा है वो धीरे धीरे ही जनमानस की जेब से जाएगा। चाहे होली हो या दिवाली, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और जो अगर रंगों की बात करी जाए तो रंगों की जो क्वालिटी की इन्होंने बात करी कि क्वालिटी भी इनकी जो अरारोट से बनती है उस पर भी जो है आगे जनमानस आ रहे हैं और लेने के लिए देखा जा सकता है ज़्यादा जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।